अस्सलामुअलैकुम। 72 साल से पाकिस्तान ख्वाजा सराओं के लिए महफूज मुल्क नहीं बन सका। पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो ख्वाजा सराओं के 3 वहीमाना कत्ल हुए हैं। आज पेशावर में एक और ख्वाजा सरा को गोली मार दी गई। इसके कत्ल के बाद जस्टिस फॉर गुलपन्ना सोशल मीडिया पर आज टॉप ट्रेंड रहा है। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके गुलपांडा को हलाक कर दिया, जबकि इनके साथ साथ इनके साथी ख्वाजा सरा जिसका नाम चाहत है वो इस वक्त मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। में ख्वाजा सराओं के कत्ल की वारदात का तसलसल इंतहाई खतरनाक है और इस सूबे में जहां पिछले 7 बरस से पीटीआई की हुकूमत है, वहां ख्वाजा सराओं के कत्ल की मुतादिद वारदातों का एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। पेशावर में ही अलीशा नामी ख्वाजा सरा का कत्ल हुआ तो इस बहीमाना कत्ल पर इंसानियत कांप उठी थी, लेकिन अफसोस इन वारदातों का सिलसिला रुका नहीं। इसी खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में पिछले बरस नामालूम अफराद ने ख्वाजा सरा फरहान उर्फ हनी को घर में घुसकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। हनी का भी सिर्फ यही कसूर था कि इससे अल्लाह ने ख्वाजा सरा पैदा किया था। इसकी तख्लीक पर जमीन के खुदाओं को एतराज था, इसीलिए उन्होंने इसकी जान ले ली। ऐसे लगता है कि जैसे मुल्क भर में ख्वाजा सराओं को टारगेट करके बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में कत्ल किया जा रहा हो। और खैबर पख्तूनख्वा में तो एक लंबी फहरिस्त है इस कत्ल और गारतगरी की। आज मैं जो फैक्ट्स आपको दिखाऊंगी वो काफी हैरान कुन है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही गुज़श्ता 5 साल के अंदर 70 से ज्यादा ख्वाजा सराओं को कत्ल किया गया, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। पिछले तकरीबन 5 साल में 1500 ख्वाजा सराओं से ज्यादती हुई, तशद्दुद के वाकयात पेश आए। पिछले महीने 24 अगस्त को इस्लामाबाद में एक फ्लैट से एजाज उर्फ गुड़िया नामी ख्वाजा सरा की लाश भी मिली थी। 27 अगस्त को कराची में अंगूरी नामी ख्वाजा सरा को घर में घुसकर कत्ल किया गया और इसी साल 5 अप्रैल 2020 को फैसलाबाद में सीमी नामी ख्वाजा सरा को भी कत्ल किया गया था। 2015 में 26 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया गया। 2016 में 22 ख्वाजा सराओं को अबदी नींद सुलाया गया। 2017 में 8 ख्वाजा सराओं से जो है वो जिंदगी छीन ली गई और 2018 में भी जो है वो 8 ख्वाजा सरा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। ये दादो शुमार काफी शर्मनाक हैं और साथ साथ खौफनाक भी हैं। ये मुन्नी, अंगूरी, सीमी, अलीशा, माया, नाजो और गुलपांडा का आखिर कसूर क्या था, सवाए इसके कि ये ख्वाजा सरा पैदा हुए थे। इन्हें इस मुआशरे ने सिर्फ इनके ख्वाजा सरा होने के बाइस ही कत्ल किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस अल्लाह की मखलूक को सिर्फ इसलिए कत्ल किया जाता है क्योंकि वो ख्वाजा सरा हैं। क्या ख्वाजा सरा होना जुर्म है? क्या तीसरी जिन्स को अल्लाह ने पैदा नहीं किया? उनके जन्म में इनका और इनके वालिदैन का आखिर कसूर क्या है? आज मुआशरे को यह सोचना ही पड़ेगा कि क्या ये अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं? क्या इनके वालिदैन ने इन्हें जानबूझकर पैदा किया है? वो मखलूक जिसे अल्लाह ने मुकम्मल तख्लीक किया तो आखिर मुआशरा क्यों इन्हें अधूरा समझता है? क्यों इनके लिए वो हकूक नहीं है जो मर्दों के लिए हैं या फिर औरतों के लिए हैं? इस मुआशरे ने इन ख्वाजा सराओं के लिए जीना इस कदर तंग कर दिया है कि अगर ये जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए काम करते हैं तो इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इनके साथ जो जुल्म किया जाता है उसे देखकर किसी भी इंसान की जो है वो रूह कांप जाएगी। कराची $20 आज मेरे फ्लैट पे पुलिस आई, इसके दोस्त को लेके गई, इसका सर फाड़ा, इसको कुत्ते की तरह मार डंडों से, मेरे भी बाल खींचे, मुझ पे भी हाथ डाला।
इसके अलावा अगर कोई ख्वाजा सरा अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो इसे इसकी काफी भारी कीमत चुकाना पड़ती है। हाल ही में जूली नामी ट्रांसजेंडर के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसकी वजह क्या थी वो भी सुन लें जरा। खुदा के लिए हमें इंसान समझा जाए, हम इंसान हैं, हम किसी खलाई मखलूक, कोई किसी स्पेसशिप से नहीं उतरे, हमें किसी खलाई मखलूक ने यहाँ पे उतार के गुरुओं के पास नहीं छोड़ा कि ना मीडिया ना सोसाइटी हमारी फैमिलीज तक अप्रोच करती है, हमारे पेरेंट्स तक अप्रोच करती है। हमें हमेशा गुरुओं से मंसूब किया जाता है। जब भी हमारे लिए कोई लेजिस्लेशन आती है तो हमारा गुरु का नाम पुकारा जाता है, जब भी कोई हमारे लिए कानून आता है तो गुरु के तवज्जुह से पुकारा जाता है। तो हम माँ बाप से पैदा होते हैं, हम आप लोगों के घरों से निकले हैं, हम छोटे होते आप हमारे माँ बाप ने हमें निकाला है, हमें गुरु किसी और सियारे से लेके नहीं आया। आसमान वाले की इस मुकम्मल तख्लीक के साथ मुआशरे के इस रवैये के जिम्मेदार आखिर हैं कौन, और क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के कत्ल का जो सिलसिला है, ये बेईमाना सिलसिला, वो रुक नहीं रहा। आज ख्वाजा सराओं के लिए, के हकूक के लिए और उनके लिए हम आवाज उठाएंगे और तफसील से इस हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करा दूं, नयाब अली हैं हमारे साथ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। जूली जिनके हवाले से हमने जिक्र किया और आपने देखा भी, वो भी समाजी कारकुन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। फरजाना बारी साहिबा भी अब से कुछ ही देर में जो है वो हमें ज्वाइन करने वाली हैं, समाजी कारकुन है। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कामरान बंगश साहब को भी लें, तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। बहुत शुक्रिया। जूली और नयाब अली दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। जूली, मुझे ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ मामलात पर मुतहरिक रहती हैं। अभी गुज़श्ता दिनों आपके साथ भी एक वाक़या पेश आया, आपको गिरफ्तार किया गया और यकीनन ये उस चीज़ की सज़ा थी कि आप आखिर क्यों अपने हकूक़ के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करती हैं। मुझे ये बताइएगा, आपने क्या समझा अब तक कि आखिर क्यों होता है ये आप लोगों के साथ, क्यों जो है वो आपको मुआशरा तस्लीम करने से इनकार करता है, और तस्लीम करने से इनकार करने की जो एक तस्वीर है आज भी हमने बंदी देखी है कि गुल पांड्रा को कितनी जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। और सब पब्लिक का भी बहुत शुक्रिया, आवाम का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। देखें, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहती हूँ, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया है ख्वाजा सराओं के लिए, तो वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले तो समझ में आता था कि हमारे पास हकूक नहीं है, लेकिन जब हमारे पास ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पिछले साल आ गया है तो हमारे पास हकूक हैं, लेकिन वो अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। और जैसे कि आपने ये जिक्र किया कि हमें हमारे सिर्फ ख्वाजा सरा होने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये नाकाफी मालूमात है। सिर्फ ख्वाजा सरा होने की वजह से कत्ल नहीं किया जाता, इसके पीछे कोई जाती मफाद भी हो सकता है, इसके पीछे कोई माली मफाद भी हो सकता है। क्या हमने इन्वेस्टिगेट किया, क्या गुलपाना के पीछे से माँ बाप आए हैं, उसकी फैमिली ट्री में से उसका कोई बहन भाई, कोई माँ बाप, कोई मामा, कोई चाचा, कोई ताया, कोई तो आया होगा। अगर उनके पीछे से कोई नहीं आ रहा तो उनको तलाश किया जाए, क्योंकि इस तरह तो ये बेनाम मौत होगी। गुलपाना के पीछे फॉलो अप कौन करेगा? आज सोशल मीडिया पे आवाज उठ रही है, आज ये खबर की आवाज उठ रही है, 3 दिन बाद खबर पुरानी हो जाएगी, सब गुलपाना को भूल जाएंगे। अलीशा की कितनी आवाज उठी, उसको सब भूल गया, उसके कातिल को कभी हमने देखा कि पकड़ा गया या उसके कातिल को सजा हुई। जूली, मुझे तो इसमें भी यही बात समझ आ रही है कि ये इवेंचुअली होता इसलिए ये क्योंकि ख्वाजा सरा हैं, कमजोर हैं, इनके हवाले से अगर कोई कानून भी मौजूद है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, कोई इनके लिए आवाज नहीं उठाएगा, कोई इनके पीछे से आने वाला नहीं। जैसे कि आपने कहा कि गुल पांड्रा के पीछे से भी कौन आया, किसने पूछा? जी, और मैं ये भी आपको बताती चलूं कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो 3 शोबों से मंसूब है, और वो शोबे मुआशरे में बदनाम तरीन है। अगर औरत भी सेक्स वर्क कर रही है तो वो बदनाम है, उसको मुआशरे में इज्जत नहीं मिल सकती। अगर औरत डांस फंक्शंस कर रही है तो औरत को इज्जत नहीं मिल सकती। उसी तरह अगर ट्रांसजेंडर कोई ख्वाजा सरा भी रात को डांस फंक्शंस करता है तो उसको इज्जत कैसे मिलेगी? अगर कोई ट्रांसजेंडर भिखारी है तो उसको इज्जत कैसे मिलेगी? तो मुआशरे में इज्जत लेने के लिए, जगह लेने के लिए इन 3 शोबों को बदलना बहुत जरूरी है, और इन तीनों शोबों को बदलने के लिए हमें उस जगह पे जाना होगा जहाँ पे ये क्लेम ना किया जाए, क्योंकि हमारे गुरु के यहाँ तो ये क्लेम किया जाता है कि भाई यहाँ ये 3 शोबे करने के लिए आप लोग यहाँ पे यही करें। तो हमारी जिंदगियां बदलने के लिए हमें एक मुतबादिल जगह चाहिए ना, जहाँ पे जाके जहाँ ये क्लेम ना किया जाए कि यहाँ पे ये 3 शोबे ना है, ना ये किए जाएंगे, यहाँ पे इज्जत की जिंदगी है।
मैंने अंदर शुरू से से भी ये एक आवाज सोच को उठाई कि बदलने की हमारे जरूरत माँ है। बाप को, नायाब भी हमारे हमारे पेरेंट्स साथ- को जूली, मैं अकाउंटेबल वापस आती ठहराया हूँ आपकी जाए। तरफ। मैं वापस आती हूँ, नायाब भी हमारे साथ मौजूद है। नायाब, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं ख्वाजा सराओं के हकूक को लेकर के। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्यों गैर महफूज है, और खास तौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के फैक्ट्स एंड फिगर उठाकर देखते हैं और कत्ल की वारदातों का मुसलसल जो एक कड़ी चल रही है, अब क्या लगता है आपको इस इलाके में ही खास तौर पर ज्यादा क्यों निशाना बनाया जाता है ट्रांसजेंडर्स को? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ख्वाजा सराओं के जो केपी के अंदर जो हालात हैं, उसमें मैं आपको बताती चलूं कि जब कोई रियासत का शहरी होता है तो उसको हिफाजत फराहम करना ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। और अगर हम स्पेसिफिकली फोकस करें कि केपी के अंदर कौन से इक़दामात हुए, केपी के अंदर जो है वो एक काजी जमील साहब थे, उस वक्त CCPO पिशावर, उन्होंने एक ख्वाजा सराओं की प्रोटेक्शन के लिए कमेटी बनाई। अब वो AIG स्पेशल ब्रांच है और उस कमेटी की जो 2 साल पहले बनने वाली कमेटी है उसकी आज तक एक मीटिंग भी नहीं हुई जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पे थी। उसके बाद जो है वो एक इनकी असेंबली में, केपी की असेंबली में कमेटी बनी, इसको हेड कर रहे हैं स्पीकर मुश्ताक गनी साहब। तो उसको नोटिफिकेशन हुए 3 साल हो गए। मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी, आपको सेंड भी कर दूंगी वो नोटिफिकेशन। उस कमेटी की भी एक मीटिंग नहीं हुई जिसमें ख्वाजा सरा नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस ऑफ केपी गवर्नमेंट के जब आपकी गवर्नमेंट, आपकी रियासत आपको प्रोटेक्शन नहीं देती तब ऐसा हाल होता ही है। अब जो दूसरी बात अगर हम करते हैं स्पेशली फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो पिछले जो 3 सालों में 73 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मर्डर हुए, 73 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया गया है और उसके अलावा इस साल में 11 ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं। तो अब इनके पीछे जितना जूली बता रही थी कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के इन कत्ल के पीछे होने वाले लोग होने में, आपको गुलपाना जिसका कत्ल हुआ, मैं इस टाइम खुद मैं पेशावर में मौजूद हूँ। मैं स्पेशली इस इवेंट के लिए जो है वो मैं आई हूँ कि मैं कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस पे। तो गुलपाना मेरे पास आई, मैंने 1 महीने पहले पेशावर विजिट किया और वहाँ पे हमारी कम्युनिटी के बहुत लोग बैठे हुए थे। आंखों के ऊपर यहाँ सर्कल मौजूद थे और शी वाज सेइंग कि अच्छा ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे भत्ता लेते हैं, ये वही ग्रुप है, ये वही ग्रोह है जो हमें यहाँ पे आके हमें अब्यूज करते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ किया जाए। तो फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो केपी गवर्नमेंट की तरफ से एक शोएब जो है वो SSP जो कि आप DPO हैं, उनको अपॉइंट किया गया था। उनको हमने कॉल की, उनको फोन किया और उन्हें कहा कि इस तरीके से हमारा जो है वो मसला है, हमारे ख्वाजा सराओं को धमकियां दी जा रही है गुलपाना। तो गुलपाना, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ठीक है, मैं केस को रेफर करता हूँ। उन्होंने ये केस को रेफर किया SSP कैंट पिशावर को। तो उन्होंने इस चीज को बात को आई गई की कर दिया और जिसकी वजह से आज आप नतीजा देख रहे हैं कि हमारी वो साथी गुलपाना हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो दिस इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस ऑफ स्टेट एंड स्टेट एजेंसीज के आपके पास कानून है, आपके पास है वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे आप ख्वाजा सराओं को जो है वो प्रोटेक्शन दे सके। और दिस इज द लेवल। अगर मैं समझूं तो ये गवर्नमेंट, यानी आप ये कह रही हैं कि गुलपाना जो है वो निशानदेही कर चुकी थी कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम था और वो चाहती थी कि उसका साथ दिया जाए, कानून हरकत में आए, उसका साथ दे, लेकिन कानून ने बात आई गई कर दी। यानी सीरियस ही नहीं लिया गया, एक इंसानी जान को सीरियस ही नहीं लिया गया। फरजाना बारी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। फरजाना बारी साहब, ख्वाजा सरा होना किसी इंसान के इख्तियार में तो नहीं है, फिर क्यों जुर्म बना दिया हमारे मुआशरे ने इसे? क्योंकि देखिए हमारे माशरे में सोचने समझने की सलाहियत जो है उनको ख़त्म करने का एक पूरा निज़ाम मौजूद है। हमारे समाज में सिंफ के हवाले से या जिन्स के हवाले से हम समझते हैं सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक औरत है और एक मर्द है। मतलब जो एक तीसरा जो जिन्स है जिसको हम कहते हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनको तो हमने इंसान होने ना समझा, ना उनको हम इंसान होने का हमने दर्जा दिया।
एक बड़ी मुश्किल से आके एक कानून पास हुआ जिसमें इनकी बुनियादी सिटीजनशिप, उससे पहले तो इनको एक शहरी की हैसियत भी हासिल नहीं थी। और अभी भी अगर आप देखें कि पिछला जो सेंसस था उसमें सिर्फ 10,000 ख्वाजा सराओं की जो को उनकी जो आइडेंटिटी शनाख्त के साथ ये कहा गया कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 10,000 ख्वाजा सरा हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे समाज के अंदर जो सोच है कि हम सोचते हैं कि यहाँ जो इंसान बसते हैं वह या औरतें हैं या वो मर्द हैं, और जो ये ख्वाजा सरा है ये कोई इंसान नहीं है, कोई और ही जो है नस्ल है, ये कोई और, इनको इंसानों में शुमार ही नहीं किया जाता। तो ये एक सोच जो है इसको बदलने के लिए जो मैं समझती हूँ कि जो रियासती सतह के ऊपर कोशिशें होनी चाहिए थी, जो समाजी सतह पे कोशिशें होनी चाहिए, वो कोशिशें हमने नहीं की पिछले 70 साल में। फिर उसके साथ आप देखेंगे जो एक रेडिकलाइजेशन का ट्रेंड बना है, एक ट्रांसफोबिया जो एक तरह से हमारे यहाँ बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, गो के ये वाकयात ख्वाजा सराओं के खिलाफ कराची में भी हुए हैं, फैसलाबाद में भी हुए हैं, नयाब और जूली बैठी हैं, आपको बता सकती हैं। तो ये वाकयात तो हर जगह पे होते हैं, रावलपिंडी में भी हुए हैं, इनके रेप होते हैं। और समझा जाता है, पुलिस वाले समझते हैं कि अगर ख्वाजा सरा चला जाए, जाके कोई चली जाए और कहे कि जी मेरा रेप हुआ है, तो पुलिस वाले जो है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, वो समझते हैं कि इनका कैसे रेप हो सकता है। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ मतलब जो हमारे रियासती अदारे हैं वो भी इनको इंसान नहीं समझते, वो भी इनके हकूक जो है वो उसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। अब ख्वाजा सरा कम्युनिटी खुद मुतहरिक हुई है, वो खुद अपने राइट की बात कर रहे हैं, वो खुद क्लेम कर रहे हैं, और खासतौर पे कानून भी बनने के बाद मतलब उनके अंदर ये अवेयरनेस भी आई है कि हमें उनको आइडेंटिटी कार्ड भी मिले। आखिर खैबर पख्तूनख्वा में ही हमें जो एक सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है कत्ल की वारदातों का ख्वाजा सराओं के साथ, ये एरिया स्पेसिफिक चीज बनती हुई नजर आ रही है, और आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात है कि इस खास इलाके में ही जो है वो इस तरह की बात देखिए वजूहात तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, और मेरा ख्याल है कि ये जो आपके साथ लोग बैठे हैं वो ये नयाब और जूली वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्तलिफ रुझानात हैं। देखिए एक तो ये है कि ओवरऑल जो एक कंजर्वेटिविज्म है, जो एक वो रेडिकलाइजेशन है वो केपी में ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि वहाँ इस तरह के माफियाज जो है वो जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो ख्वाजा सराओं से उनको अपने क्योंकि एक उनको ये जो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखें कि सेग्रीगेशन भी है, उसकी वजह से उस माशरे में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। उनको औरत या औरत जैसा जो भी जिस्म नज़र आता है वो समझते हैं कि ये वल्नरेबल है, इसके ऊपर हम हमला आवर हो सकते हैं और हम इससे बच भी सकते हैं। ये रुझान क्योंकि एक समझे कि बहुत एक महरूमी है, एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है जो पश्तून समाज है, एक वो भी वजह इसकी हो सकती है। तीसरी वजह ये भी है कि आप देखें कि होमोसेक्सुअलिटी बहुत आम है जो है इस इलाके में, उसमें भी हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हाथ धर लिया जाता है इवन लड़कों के ऊपर, और फिर उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ भी होता है कि किसी आदमी ने कह दिया कि अब ये ख्वाजा सरा जो है इसके ऊपर मेरा राइट है, और अगर फिर किसी और ने उसको रखा या उन्होंने उसके किसी और जगह पे जाके कोई अपना वो प्रोग्राम कर लिया तो उसमें भी आके वो उनको कत्ल करते हैं। तो एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट बात है जरूरत है। साथ ही फरजाना बारी साहिबा, नयाब अली और जूली भी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि कामरान बंगश साहब भी जो हैं वो हमें ज्वाइन करें ताकि हम खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है उसका भी एक वर्जन ले सके। अब तो एक्ट मौजूद है, अगर एक्ट मौजूद है जैसा कि जूली ने कहा कि पहले तो कोई कानून ही मौजूद नहीं था, लेकिन अगर अब वो मौजूद है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर आप 10 ऐसे कानून और ले आइए या 100 ऐसे कानून और ले आइए, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो किसी कानून के होने का कोई फायदा नहीं है। आखिर हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है इस सारी सूरत हाल में? जो वादे हुए थे ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ वो किस हद तक पूरे हुए हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम
वैट जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक अहम मुद्दा जो हम उठा रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल की ना रुकने वाली वारदातों का एक सिलसिला है जो कि ख्वाजा सराओं के साथ खास तौर पर पेश आ रही हैं, और ये चीज़ जो है वो एरिया स्पेसिफिक भी होती जा रही है। नायाब अली हमारे साथ मौजूद हैं, जूली मौजूद हैं, फरजाना बारी साहिबा भी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जूली, मैं एक बार फिर से जो है वो आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। मुझे ये बताएगा कि जूली, आप काफ़ी एक्टिव जो हैं वो रही हैं। पिछले दिन हमने देखा कि आपके हवाले से भी एक ट्रेंड चलता हुआ हमें नजर आया। बेसिकली आपको जो गिरफ्तार किया गया था, क्या इस चीज़ की सज़ा दी गई थी कि आप जो हैं वो काफ़ी तगड़ी आवाज़ में बात करती हैं अपनी कम्युनिटी के हकूक़ के लिए, यही वजह थी जिसकी सज़ा देने की आपको कोशिश की गई थी, और फिर हुआ क्या तमाम मामला? देखिए, मैं आपको याद दिलाती चलूं कि आज से 4 साल पहले मैंने फैसलाबाद में एक मानी चोर के नाम से गैंग जो था, जो ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बना रहा था, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे वो शहर छोड़ना पड़ा। फिर आपको याद होगा 2 साल पहले मैंने सियालकोट में एक जज्जा बट नामी गैंग जो 2 साल से ख्वाजा सराओं को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना रहा था, मैंने उनके खिलाफ जाके आवाज़ उठाई, जिसमें एक ख्वाजा सरा फूल भी शामिल था। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ये जितने भी गैंग्स काम कर रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा सिटीजन अफराद भी शामिल हैं। अगर हम सिर्फ कहें कि ये कत्लो गारत और जो वारदातें हो रही हैं ये लोग सिर्फ इस बिना पे कर रहे हैं कि हम ख्वाजा सरा है, ये सरासर गलत बात है। हमारे यहाँ एक माफिया भी काम कर रहा है। देखें, जैसे भीख मंगवाने वाला माफिया बच्चों से भीख मंगवा रहा है तो आप उनको उनके माँ बाप नहीं कह सकते, आप उनको माफिया कहेंगे जो उनको बैगिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक माफिया हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया कि भी अगर ख्वाजा सरा है तो ये बुरा इंसान नहीं हो सकता। इंसान बुराई इंसान के साथ जुड़ी है, जिन्स के साथ नहीं। इंसान बुरे भी हैं, इंसान अच्छे भी हैं। तो एक तो ये ट्रेंड लेना कि भी सिर्फ कौन ऑपरेट कर रहा है इसे? देखिए, अब मैं इस तरह आपको इस चैनल पे बैठ के नाम लूं ताकि कल को आपको मेरी भी लाश नजर आए गुलपाना की तरह, ऐसे मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि अगर मेरे खिलाफ कोई FIR थी तो ना तो कोई सबूत था, ना कोई वीडियो प्रूफ था, ना किसी किस्म की कोई चीज थी, ना कोई इंक्वायरी थी। तो मुझे किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया? सिर्फ इसी बुनियाद पर कि कौन लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी इज्जत से घरों में वापस ना जाएं। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें अगर नौकरियां ना मिले, हमें इज्जत की नौकरी ना मिले, हमें घरों में जगह ना मिले, वो कौन लोग हैं? कौन लोग हमसे फायदा कमा रहे हैं, जो ये सब कुछ नहीं चाहते, जो ये आवाज दबाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो हमसे खतरा हो फायदा सकता कमा है रहे हैं? उनका नाम लेने में, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वो बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं, उनको पुष्पनाही हासिल है कुछ और ताकतवर लोगों की? जाहिर बात है ताकतवर लोग हैं तो उन्होंने ये हरकत की है। पर मैं तो इतनी कम से कम ताकतवर नहीं हूँ कि मैं किसी पे जाके ऐसी झूठी FIR करवा दूं बगैर किसी सबूत, किसी को पकड़ के जेल में भी भिजवा दूं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आखिरकार उनके पास इन्फ्लुएंस है, इदारों में उनके इन्फ्लुएंस हैं, और आखिरकार उनके पास ताकत है, वो पैसा कमा रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा, और जब पैसा आता है तो पावर ओवर की गेम आती ना। पैसे की वजह से आपके पास पावर ओवर आता है। तो कौन लोग हमसे फायदा कमा रहे हैं? अगर मैं बैगिंग करके पैसा कमा रही हूँ तो कौन मुझसे फायदा कमा रहा है? अगर मैं डांस फंक्शन रात को करती हूँ तो कौन मुझसे फायदा कमा रहा है? मैं किसके पास रह रही हूँ? ये सारी चीजें भी तो मैटर करती है ना। आप ये भी देखें कि गुलपाना कहाँ पे रह रही थी, किन लोगों के साथ रह रही थी जब उसे कत्ल किया गया, वो तब क्या काम करती थी, और जब वो ये काम करती थी तो उसके अगर उसने ये बात कही थी कि मेरी जान को खतरा है, तो उसके साथ रहने वाले जो अफराद थे, जो गुरु थे, जो लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं बार वक्त इस केस को हाईलाइट किया? क्यों नहीं गुलपाना को उस जगह से शिफ्ट किया? क्यों नहीं उसे सेव किया? ये सारी चीजें भी तो काबिल गौर हैं। ठीक है, ठीक इन है। चीजों पे तो हमें कामरान बंगश से हमें ज्वाइन कर लिया, इसीलिए जूली बार-बार वापस कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स को अकाउंट। ठीक है, ठीक है। कामरान बंगश हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 7 बरस से आप लोगों की हुकूमत है, बहुत सारे वादे भी किए गए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ, एक एक्ट भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अमल दरामद या इम्प्लीमेंटेशन का कोई सिलसिला नहीं है। और हम देख रहे हैं कि वक्त के गुजरने के साथ साथ ये जो इशू है ये एरिया स्पेसिफिक होता जा रहा है। जब भी इस तरह की खबर आती है तो बाद में पता चलता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से ही आई है, और वहीं पर एक सिलसिला जो है, एक कड़ी चल रही है ख्वाजा सराओं के कत्ल की। क्या कर रही है आपकी हुकूमत? किस तरीके से इस मामले को डील कर रहे हैं आप लोग? आयशा जी, आपका शुक्रिया। एक तो मैं अपनी तरफ से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से दिली अफसोस और मजम्मत करता हूँ इस एक्टिविटी की जो ख्वाजा सरा गुलपाना के ऊपर हुआ है पलोसी के मुकाम पर, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी जो ये सेगमेंट है सोसाइटी का, ये अंडर प्रिविलेज्ड है, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बट ये अगर आप देख लें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें
خاطر خواہ کمی آ چکی ہے، کیونکہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں اور پھر اسپیشلی جو ہم پولیس کی جو ہماری ریفارمز ہیں اس سے کافی بہتری آئی ہے اس پورے نظام میں. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ امپلیمنٹیشن ہمارے قوانین کی وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے، اور ہمارا جو پولیسنگ کا نظام ہے ہم مزید ان کی سیکیورٹی بڑھائیں گے، اور ان کے جو اسپیسیفک جن ایریاز میں یہ لوگ رہتے ہیں یا ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے ان کو مزید مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو فردر سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی. ابھی تک جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے، مجھے 2-3 موٹی وجوہات جو مجھے پتہ چلی یا میں نے محسوس کی، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جولی نے بھی کہا کہ ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو پھر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا کہ اگر خواجہ سرا کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہونا تو پھر تو سب آزاد ہے نا، سب کھلے ہیں. اگر کوئی سسٹم نہیں ہوگا، کوئی نظام نہیں ہوگا، سزا اور جزا کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ نہیں ہونے والا. ایک تو یہ چیز میں جاننا چاہوں گی، اور دوسرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو وعدے کیے گئے تھے خواجہ سراؤں کے ساتھ وہ بھی جو ہے وہ نہیں پورے ہو سکے. اور پھر تیسری چیز جو جولی نے کہی، وہ انہوں نے کہا کہ بہت ہی مضبوط قسم کا نیٹ ورک ہے، بہت ہی مضبوط قسم کا مافیا ہے. اس مافیا کو کس نے پکڑنا ہے اگر حکومت نے نہیں پکڑنا؟ اور کیوں نہیں آپ لوگ اس کا پتہ چلانے کی کوشش کرتے کہ آخر اس کے پیچھے کون سا مافیا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت سٹرونگ مافیا ہے. عائشہ جی، جو آپ نے تینوں باتیں کی ہیں بالکل بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اور جو جولی ہے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ نے جیسے کہا، ایک تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ جب پیش آتا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی چیزیں فلیگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ امپلیمنٹیشن. میرے خیال سے جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں وہ کوئی بھی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، مختلف ایسے واقعات پیش آتے ہیں. لیکن جو ان کے کنسرنز ہیں کہ ان کے لیے اسپیشل لاز ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسے ایشوز میں وہ پاپ اپ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے میرے خیال سے جو حکومتیں ہیں، نہ صرف خیبر پختونخوا، یہ ہر جگہ پہ اس طرح کے انفارچونیٹ واقعات پیش آتے ہیں. ان کو اپنی جو ایڈوکیسی ہے اور اپنے قوانین کی امپلیمنٹیشن کے لیے، کیونکہ آج یہ مرڈر کی واردات جو ہے وہ ہوئی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اسپیسیفکلی ہم اس کو دیکھیں تو ابھی نایاب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ پولیس تک یہ معاملہ پہنچا تھا. ایس ایس پی شعیب جو ہیں انہوں نے ریفر کیا تھا ایس ایس پی کینٹ پشاور کو، وہاں پر جو ہے انہوں نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا. تو یہ جو تمام سلسلہ ہوا اور یہ تمام چیز ہوئی، خیبر پختونخوا حکومت کیا دیکھے گی اس چیز کو بھی؟ جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے گا؟ قانون کیوں حرکت میں نہیں آیا؟ ٹھیک، قانون بخش صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرزانہ باری صاحبہ، میں ایک بار پھر سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قانون موجود ہے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور پھر اتنا مضبوط گینگ ہے یا مافیا ہے اس کو کوئی نہیں پکڑا، تو جب تک یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی، نہ قانون پر کوئی عمل درآمد ہوگا، نہ وہ گینگ جس کے اوپر تک بہت اوپر تک تعلقات ہیں. اور جولی نے کہا کہ وہ اتنی خوفزدہ ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ آپ کو میری بھی لاش جو ہے وہ کہیں پڑی ہوئی ملے. تو اگر ہم ان مسائل کو نہیں سلجھائیں گے تو پھر تو ہم یہ ڈسکشن جتنی مرضی مرتبہ کر لیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک، فرزانہ صاحبہ کی آواز شاید ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے نایاب، میں بالکل آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں جو ہے وہ معاشرہ قبول نہیں کر پا رہا؟ کیا اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے، یا وہ جو ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ کہ ہاں جی یہ کمزور ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا تمام جو ورکنگ آپ نے کی اس کے دوران آپ کو کیا موٹی وجوہات جو ہیں اس کی محسوس ہوتی ہیں؟ ریسرچ ورک کرنا ہوتا ہے. میں ان
चंद गिने चुने लोगों में से हूँ जो कि एक जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं ख्वारिसरा कम्युनिटी में। तो जब हम इन्हीं वायलेंस की वजूहात पे जब हम स्टडी कर रहे थे, हमने जब रिसर्च करी तो उसमें जो है वो सबसे बड़ा जो है हमें एक इशू आया कि 61 जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं वो उनको मर्डर करने वाले इनके इंटीमेट पार्टनर थे, जो कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उनके साथ जो है वो रिलेटेड थी। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे ये कल्चर एग्जिस्ट करता है, जिसमें फरजाना बारी साहिबा ने बताया कि जो है वो बाइसेक्सुअलिटी जो है वो एक हिडन एक्सेप्टेंस है खैबर पख्तूनख्वा में, और लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस कल्चर में अपना शीवा समझते हैं कि एक ट्रांसजेंडर उनका दोस्त हो या एक जो है वो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कोई जो है वो कम उम्र लड़का जो है वो दोस्त हो। तो ये दिस इज द रियलिटी एंड द बिटर रियलिटी। तो एक तो वजह ये थी, दूसरी वजह थी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे, जिनकी वजह से जो है वो इन फतनाखोरों के जो साथ ताल्लुकात थे और उन्होंने मर्डर किया। और तीसरे नंबर पे जो हमें वजह जो सामने आई वो ये जो गैंग्स हैं, इन्होंने ख्वाजा कम्युनिटी की नेकेड वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि पिछले दिनों भी वीडियो वायरल हुई। और उनकी वजह से जो है वो इनके ऊपर तशद्दुद के बाद नायाब एक बार फिर से कामिल बंगिश साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल मुझे उनसे पूछना है। कामिल साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जिस माफिया की तरफ निशानदेही कर रही है, जिन गैंग्स की तरफ निशानदेही कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर वो इस तरह टीवी पर बैठकर उनका नाम लेंगी तो उनकी भी लाश आपको कहीं मिल जाएगी, खुदा न खास्ता। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की हुकूमत क्या इस इशू को देख रही है या फिर कोई इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन तमाम वारदातों के पीछे कौन है, कौन सा गैंग है, कौन सा माफिया है जो इन तमाम मसाइल की वजह है और एक कम्युनिटी जो है उसके लिए जमीन उसने तंग की हुई है? आयशा जी, आई विश कि मैं इनको सुन पाता और ये जिस माफिया की बात कर रही हैं मैं ये चाहूँगा कि ये बता दें। मैं आपको ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की आयशा जी बता दूं कि यहाँ पे ना कोई माफियाज रह सकते हैं। हमारा जो ओवरऑल हमारा जो पख्तून कल्चर है या पॉलिटिकल जो हमारा कल्चर है, इसमें किसी किस्म के माफियाज की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अगर किसी स्पेसिफिक गैंग की या ग्रुप की बात कर रही हैं तो यकीनन मैं इनको ये एश्योरेंस देता हूँ इंशाल्लाह कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। हमारा जो बंगिश साहब आपने पता लगाना है, ऐसी बात तो है, उन्होंने कह दी कि ऐसी बात है और उनकी कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है, एक मुसलसल कत्ल की वारदातों का सिलसिला है, वो पता अब आपने लगाना है ना। मैं बिल्कुल मैं तो इसलिए मैंने कहा कि मैं प्रॉपरली सुन नहीं पाया। अगर तो इनको पता है किसी गैंग का जो ये कह रही है तो फिर तो ये आइडेंटिफाई करके दे, अदरवाइज ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी दें, वो यकीनन वो आवाज उठाती हैं कम्युनिटी के लिए और इस चीज के लिए भी वो आवाज उठाएंगी। जूली, अगर आपसे राब्ता करे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, ये पहले भी कह चुका हूं कि जूली आप सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। जी कामिल बंगिश साहब ने बिल्कुल ये कहा कि अगर उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बताया जाए, निशानदही की जाए तो वो इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। जी अच्छा, आयशा जी आयशा, इसमें ना मैं स्पेसिफिकली मैं बताऊं, अगर हुकूमत कुछ करना ही चाहती है तो इन लोगों ने अभी तक जो पॉलिसी इनके पास ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर पॉलिसी बनी हुई है, इन लोगों ने अभी तक वो क्यों नहीं नोटिफाई की? इन लोगों ने जो चीफ मिनिस्टर स्पेशल कमेटी ऑन ट्रांसजेंडर जो बनाई है और नोटिफाइड है, उसकी अभी तक 3 सालों में क्यों नहीं मीटिंग कोई करवाई? और अगर इन लोगों ने जो SSP ऑपरेशन ने जो कमेटी बनाई उसकी मीटिंग क्यों नहीं हुई है? तो अगर ये पंजाब में अगर रावलपिंडी में एक तहफ़्फ़ुज़ नाम का एक इनिशिएटिव हो सकता है तो क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बना सकती? कामिल साहब ये सवाल आपके लिए, कामिल साहब ये सवाल आपके लिए, लास्ट 30 सेकंड। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल लेती हूँ आपको भी। आयशा जी, मैं इनको सुन नहीं पाया जी। अच्छा, वो ये कह रही थी कानून बंगिश साहब, वो ये कह रही थी कि जो एक्ट मौजूद है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्यों नहीं होता है। जो कानून मौजूद है अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो यकीनन एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिलेगा। उनको भी पता है जी कानून मौजूद है, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा या गलत करने वाले को पता होगा कि कानून मौजूद है और उसकी सजा मिलनी है तो फिर यकीनन इन वाक़यात का सिलसिला रुकेगा, थमेगा।
دیکھیں عائشہ جی، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کرمنل جو واقعات ہیں اس کی 3-4 قسمیں ہیں. ایک تو جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ ایک ایز اے ہول ایشو ہے یہاں پہ. ٹارگٹ کلنگ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے. یہ ایک جنرلائزڈ جس کو ہم جنرلی ملیٹنٹس یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں. تھرڈ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو پتا ہو کہ کوئی ایک اسپیسیفک گینگ ہے یا مافیا ہے جو ان کے خلاف برسر عمل ہے. چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان 3 کیٹیگریز میں ان کو ڈال سکیں. چوتھا ان کے پرسنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ان کی طرف سے کوآپریشن ہوگی تو یقیناً قانون عمل میں آئے گا. اور میں یہ دوبارہ سے ان کو میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. جولی کامل صاحب آپ کو پوائنٹ آگے. جولی آپ کچھ کہنا چاہتی تھی، کوئکلی پلیز کہیے، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اب آپ یہ تو ہم بحث نہیں کر سکتے کہ میٹنگز کیوں نہیں ہوئی، یہ کیوں نہیں ہوئی. اب پنڈی میں تحفظ بنا بھی ہے تو E11 میں 2 قتل ہوئے، ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے، تو وہاں پہ بھی تحفظ سینٹر کا اتنا کام مجھے نظر نہیں آیا. I'm so sorry، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب چونکہ نیاب پشاور میں بیٹھی ہوئی ہیں اور نیاب اس کیس کو انویسٹیگیٹ بھی کر چکی ہیں اور انہوں نے خود بتایا کہ بھی کوئی بندہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا پولیس اس بندے کو پکڑے گی، اس کو پکڑنے کے بعد کیا اسے سزا ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر قتل ہو جاتا ہے پولیس پکڑ بھی لیتی ہے تو اس کے چونکہ خونی رشتہ تو کوئی آتا نہیں ہے، جو اس کے CNIC میں جو فیملی ٹری کا کوئی خونی رشتہ تو آتا نہیں ہے، لیکن کوئی جو گروہ بنا ہوا ہے، جو کمیونٹی رہ رہی ہے، وہ اس کو 4-5 لاکھ دے کے صلح کر لیتے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس بنیاد پر وہ صلح کر لیتے ہیں. جبکہ خونی رشتہ نہیں آئے گا تو صلح نہیں ہو سکتی. قتل بھی کیا جاتا ہے تو خونی رشتہ آتا ہے صلح کرنے کے لیے. تو جب ٹرانسجنڈر قتل ہو گیا ہے تو اس کا بھی خونی رشتہ آئے گا صلح کرنے کے لیے. کوئی ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں سے، مجھے نہیں پتا کہ پشاور میں رہنے والے سارے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی فیملی ٹریز کیا ہیں، ان میں سے کون کیا کرتا تھا، کسی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کیا نہیں تھا. تو اس لیے یہ جو بھی بتایا ہے ان لوگوں نے، اور کہ پولیس کے پاس بھی گئے، وہاں سے بھی جو ہے وہ مدد نہیں کی گئی. جو بھی ذمہ دار ہیں گل پانڈرا کے قتل میں، ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گی. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس میں خود انٹروین کرے گی، دیکھے گی کہ پولیس نے کیا کام کیا ہے، اور پھر جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا. آئی ہوپ کامن بنگش صاحب کہ آپ اس میں کوئی رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامن بنگش صاحب، فرزانہ باری صاحبہ، نیاب علی اور جولی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے. آگاہ کریں گے آپ کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے حوالے سے احتساب عدالت نے آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کر دی ہے. نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. احتساب عدالت نے چارج شیٹ آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے حوالے کر دی ہے. ملک میں سیاسی جماعتوں کی قیادت کے خلاف قانونی جنگ اس وقت تیز ہو چکی ہے. اپوزیشن کی قیادت کے خلاف سیاسی مقدمات میں مشکلات بڑی ہوئی ہیں. آج 2 سابق وزیر اعظم اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ کیس میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد اور نون لیگ کے قائد اور 3 بار وزیر اعظم بننے والے میاں نواز شریف جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. راولپنڈی کی احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیداد ضبط کرنے کی کارروائی کا بھی حکم دیا اور پراپرٹی کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. یہی نہیں، نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی 9 روزہ جو مہلت ہے وہ بھی آج ختم ہو چکی ہے اور نواز شریف نے سرنڈر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نواز شریف کی جانب سے ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے عدالت میں نظر ثانی کی اپیل بھی کر دی ہے. نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس میں عدالت میں درخواست کے ساتھ بھی پیش کر دی گئی ہیں. وہ میڈیکل رپورٹس نواز شریف کی واپسی اب ان کے معالج پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر ان کے ڈاکٹرز انہیں سفر کرنے کی اجازت دیں گے تو ہی وہ واپس آئیں گے. اب نواز شریف کے واپس نہ آنے کے فیصلے کے بعد حکومت پر جو دباؤ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مزید بڑھ سکتا ہے، کیونکہ عدالت کے مطابق حکومت نے ہی میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے سہولت کاری دی تھی. نواز شریف کے واپس نہ آنے کے فیصلے سے شہباز شریف کی پوزیشن بھی اب کافی انڈر پریشر ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے بطور ضامن میاں نواز شریف کو جو ہے وہ باہر بھجوانے کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ جمع کروایا تھا. نواز شریف کے واپس نہ آنے کے فیصلے کے بعد اب عدالت کے کس طرح کے احکامات سامنے آ سکتے ہیں اور کیا میاں نواز شریف کو واپس لانا اب
अब मुमकिन हो पाएगा। ये बड़े कानूनी नुक्ते हैं और कुछ पेचीदा नुक्ते भी हैं कि आखिर जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर बनती है। चूंकि जामिन के तौर पर उन्होंने गवाही अपनी जमा करवाई थी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो क्या जिम्मेदारी उन पर आती है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, या पंजाब हुकूमत के ऊपर आती है क्योंकि उन्होंने ही जो है वो सजेशंस दी थी कि मियां साहब की तबीयत इतनी ख़राब है कि उनका बाहर जाना जो है वो नागुज़ीर है। अब क्या ये जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जाएगी या फिर जो है वो किसी और तरीके को अपनाते हुए जो है मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो ये बड़े अहम जो है वो नुक्ते हैं और ये फैसला जो है वो बड़ा अहम फैसला होगा। अब आगे इसके अंदर क्या होता है, किन कानूनी ऑप्शंस को जो है वो हुकूमत एक्सप्लोर करती है, किन चीज़ों को देखा जाता है, ये तमाम जो हैं वो बड़े अहम नुक्ते हैं और आने वाले दिनों में बड़ी अहमियत इख्तियार करने जा रहे हैं ये जो मामला है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।